वाई प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन एंड आर इंपॉर्टेंट. देखिए, इंट्रोडक्शन इन एनी क्वेश्चन इफ यू राइट, ऑफ कोर्स I will teach you how to write the introduction in live answer writing session as well. But पहले ना आप ये समझ के देखो कि इंट्रोडक्शन अगर आप पहले से प्रिपेयर करके जा रहे हो, लाइक इफ देयर इज प्री प्लान्ड इंट्रोडक्शन इन योर माइंड कि यार अगर कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज पे कोई क्वेश्चन आया तो आई विल यूज दिस सेंटेंस एज द इंट्रोडक्शन. उसका इंपॉर्टेंस क्या है? वाई प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन हेल्प यू इन एसिंग दिस एग्जामिनेशन. एक तो बिल्कुल सिंपल सा रीजन है कि यू कैन क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन. एग्जामिनर इंट्रोडक्शन तो जरूर पढ़ता होगा आपके किसी भी आंसर का, है ना? तो थ्रू इंट्रोडक्शन यू कैन क्रिएट द इंप्रेशन ओवर द एग्जामिनर, यू कैन कैच द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर दैट ही और शी विल फोकस मोर ऑन योर आंसर. फर्स्ट इज वेरी सिंपल, ठीक है. अब सेकेंड चीज समझ के देखते हैं कि वाई प्रिपेयर्ड प्री प्लान्ड इंट्रोडक्शन आर सो यूजफुल इन द एग्जामिनेशन, है ना? आपको शायद अभी ना रियलाइज हो, बट अगेन इफ यू विल थिंक लॉजिकली यू विल अंडरस्टैंड. देखिए, एग्जामिनेशन में एक बार इमेजिन करो 3 आवर्स, 3 घंटे आपको इमेजिन करने हैं. आपने पहला क्वेश्चन लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20. अब सुनना मेरी बात. इन द रियल एग्जामिनेशन जब आप स्टार्टिंग में लिखना शुरू करोगे तो पहले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिखने में आपको कोई मेंटल लोड नहीं आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, योर माइंड इज फ्रेश, योर हैंड इज नॉट हर्टिंग, आप आसानी से लिख दोगे पहले में. दूसरे में भी कोई लोड नहीं आएगा, लगभग तीसरे में भी नहीं आएगा, चौथे में भी नहीं आएगा, पांचवें में भी नहीं आएगा, बट समवेयर फ्रॉम द 6th क्वेश्चन आपका दिमाग थोड़ा थकना शुरू होगा. अगर आपने कभी भी आंसर राइटिंग की है, 5-6 क्वेश्चन बैक टू बैक लिख के देखे हैं, तो यू विल बी एबल टू रिलेट. या कॉमन सेंस भी है कि 4-5 क्वेश्चन बैक टू बैक लिखने. रिमेंबर दिस थिंग, है ना? आपको 7 मिनट यहां देने हैं, 7 यहां देने हैं. इस 7 में अगला क्वेश्चन पढ़ना भी है. जब आप ये तो घर पे लिखते हैं तब आपके लिए आसान होता है. आपने एक क्वेश्चन लिखा, पानी पिया, पॉज कर दिया टाइम, वहां पॉज नहीं है, बैक टू बैक चलेगा, ठीक है ना? तो समवेयर आफ्टर 5-6 क्वेश्चन योर माइंड गेट्स टायर्ड. दिस इज व्हाट आई हैव सीन. और जब आपको क्वेश्चन स्विच करना पड़ेगा ना, आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, आप एक टॉपिक पे आंसर लिख रहे थे, लेट्स से यू वर राइटिंग GS1 की बात करते हैं, यू वर राइटिंग ऑन नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, और तुरंत अगला क्वेश्चन आ गया ग्लोबलाइजेशन पे. ये होगा GS1 में, हर पेपर में ऐसी डाइवर्सिटी है ना? अब आपको तुरंत अपना माइंडसेट आर्ट एंड कल्चर से सोसाइटी पे शिफ्ट करना है और टाइम नहीं है उसके लिए. अंडरस्टूड? ठीक है. तो ऐसे में मैंने क्या देखा है, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन इन योर पॉकेट, है ना, कि ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन है तो ये लिख दूंगा, टेंपल आर्किटेक्चर पे आया तो ये लिख दूंगा, है ना? तो जो हर क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे, यू विल गेट 25 to 30 सेकेंड ब्रीदिंग स्पेस. और ये 25-30 सेकेंड का ब्रीदिंग स्पेस ना, आपको एग्जाम में जब आप 3 घंटे का टेस्ट दोगे तो आपको रियलाइज होगा कितना इंपॉर्टेंट है. वरना आपका माइंड थकता जाता है, थकता जाता है, थकता जाता है, और 15-16 क्वेश्चन के बाद आपको बस ये लगता है यार बस कोई ले जाए मेरे से आंसर कॉपी, मैं नहीं लिख पा रहा, माई माइंड इज सैचुरेटेड. दिस इज हाउ. देखो, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये जो 5 क्वेश्चन है, 16, 17, 18, 19, 20, they hold the key to success in your UPSC एग्जाम. कौन आखिरी तक टिका रहता है? भाई विराट कोहली क्यों जीतता है? क्रिकेटिंग स्किल तो डिविलियर्स के पास भी है और भी लोगों के पास भी है. व्हाई विराट कोहली विन? बिकॉज ऑफ द स्टेमिना, बिकॉज वो आखिरी तक उसी इंटेंसिटी पे खेलता है. ठीक है, समझ में आया? ठीक है. तो प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन, दैट्स व्हाई आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स यू कांट राइट प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन इन ऑल द 20 क्वेश्चन. ऐसा नहीं होगा ना, जो आप प्लान करके जाओगे ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे. बट इन माई एक्सपीरियंस, इफ यू विल प्रिपेयर इंट्रोडक्शन टॉपिक वाइज, तो 50% क्वेश्चन में you will be able to replicate prepared introduction. How you can prepare it, we will discuss in laws. ठीक है, डन? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. हाँ, देखो, डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं. अगेन लाइव आंसर राइटिंग में जब हम करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में आपको लिखना सिखाऊंगा,
तो आपको और आसान लगेगा, है ना। देखो DOD, दिस इज द कीवर्ड फॉर इंट्रोडक्शन। वन इज डेफिनेशन बेस्ड, है ना। मान लो कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन आया है, उसमें कोई ऐसा कीवर्ड है जो कि कोर है क्वेश्चन का, तो उसमें आप डेफिनेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आया, ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आया, सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आया, रीजनलिज्म पे क्वेश्चन आया, तो हियर वी कैन राइट द इन द इंट्रोडक्शन वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ दीज की कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दी डेफिनेशन, ओ मींस ओरिजिन, मतलब कोई भी लेट्स से कि यूपीएससी कोई भी टॉपिक आपसे एनालिसिस कराना चाहता है, उस टॉपिक की बिगिनिंग, ओरिजिन कहां से हुआ, वो आप लिख सकते हैं। स्पेशली जैसे कोई करंट अफेयर पे कोई क्वेश्चन आएगा, तो वहां से आप ओरिजिन या फिर इस इशू का इंपॉर्टेंस इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। एक ये तरीका है। थर्ड है डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट, है ना, तो कोई भी अगर क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड अगर कोई डेटा है आपके पास, लेट्स से अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आया, तो वी कैन राइट कि इंडिया में इतना % अर्बनाइजेशन अभी है एंड बाय 2050 इतने % अर्बनाइजेशन आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो कुछ डेटा पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, है ना। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, सिलेबस विच इज वेरी वेल रिटन बाय द यूपीएससी, है ना, कि GS2 में ये टॉपिक है, GS3 में ये टॉपिक है ना, उनमें आप इंट्रोडक्शन तैयार करते जाओ। और जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे काफी लोगों का डाउट आता है क्या हम इंट्रोडक्शन में कोई कोट यूज कर सकते हैं, एनी कोटेशन। यस, यू कैन यूटिलाइज, है ना। अगर आपको कोई रेलेवेंट कोट आता है ना, टू द थीम ऑफ द क्वेश्चन, देन यू कैन यूटिलाइज इन इंट्रोडक्शन एज वेल, है ना। समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिया यूएस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोट है कि इंडिया यूएस पार्टनरशिप इज द मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी। फिर एक आई रिमेंबर दिस थिंग कि इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट में देयर इज अ वन कोट विच इज वेरी पॉपुलर कि मार्क ट्वेन सेड विस्की इज टू ड्रिंक एंड वाटर इज टू फाइट, है ना। तो यू कैन यूटिलाइज दिस कोट इन इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑफकोर्स ये बेसिक चीज आपको पता होगी, इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन वी राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। 3 पार्ट में हम आंसर करते हैं उसको, ठीक है ना। सो इन दी बॉडी पार्ट, इंट्रो मैंने बताया आपको, बॉडी पार्ट ऊपर जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे वो बॉडी पार्ट के ही हैं, ठीक है ना, कि मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना है, राइट व्हाट इज आस्क्ड, याद है, तो वो बॉडी पार्ट के ही हैं। अब फिर आता है कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन इफ यू विल डिस्कस, अगर आप हिंदी में कोई कोट यूज करेंगे तो इफ यू आर राइटिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम तो ब्रैकेट में उसको इंग्लिश जरूर लिखना, ठीक है ना। देन यू कैन राइट द हिंदी कोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में लिखो, ब्रैकेट में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, देखिए कंक्लूजन आई वुड से कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू राइट। आप जब लॉस के सेशन भी स्टार्ट करेंगे, आप कंसिस्टेंटली पहले 2-3 सेशन में यही बोलते रहोगे, सर कंक्लूजन नहीं लिख पा रहे, कंक्लूजन नहीं लिख पा रहे। व्हाट आई बिलीव कि कंक्लूजन डिफिकल्ट है डेफिनेटली लिखना, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, देखो मेरा क्या मानना है, वंस यू विल बी गुड विद इंट्रो एंड बॉडी पार्ट, गुड मतलब आप कंफर्टेबल हो इंट्रोडक्शन एंड बॉडी पार्ट लिखने में, तो कंक्लूजन अपने आप क्लिक करने शुरू हो जाएंगे। ऑफ कोर्स आई विल टीच यू एज वेल, बट कंक्लूजन इज समथिंग जो स्टार्टिंग में आप खराब ही लिखोगे, है ना। तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ कि स्टार्टिंग में आप कंक्लूजन अच्छे लिखोगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 या 2 महीने बाद फिर वो कंक्लूजन क्लिक करने शुरू होंगे। क्यों? ऑब्वियस रीजन है, इन द स्टार्टिंग द नॉलेज इज नॉट वेरी मच कंसोलिडेटेड इन योर माइंड, है ना। आप कंक्लूजन किसी भी टॉपिक पे तभी अच्छा लिख सकते हो जब आपके दिमाग में वो टॉपिक समराइज्ड हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर। तो कंक्लूजन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्लिक करने जरूर शुरू होंगे। नॉर्मली 2 डिफरेंट वेज हैं कंक्लूजन लिखने के। there are 2 different ways to write the conclusion, one is contextual and other is general ones। मतलब contextual conclusion का क्या मीनिंग है कि on the spot as per the demand of the question you are improvising your conclusion, है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल यहां पे मैं बता दूं, अगर GS3 में फूड प्रोसेसिंग पे कोई क्वेश्चन आया, इन GS3 फूड प्रोसेसिंग पे कोई क्वेश्चन आया, तो वी कैन राइट कि एज द अर्बनाइजेशन विल राइज, need for food processing industry will increase, thus promotion of this industry is very important,
है ना, या फिर इफ यू वांट टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर, then value processing of the farmer product is very important. In this context FPI is very important. This is contextual conclusion कि क्वेश्चन या थीम के कॉन्टेक्स्ट में हमने कंक्लूड किया, है ना। धीरे धीरे इसी टाइप के टेम्पलेट ना आपके दिमाग में फिक्स होते जाएंगे। देखिए लॉज और राइट स्मार्ट का यही फायदा है, आपको अगर आज मैं बोलूं कि एक लिस्ट में आपको दे देता हूं इन सब टेम्पलेट की, उससे कभी याद नहीं होगा। हजारों लिस्ट है, गूगल करो मिल जाएगी, कभी याद नहीं होता। ऐसे नॉलेज आप इस तरीके से याद नहीं कर सकते कि आपने एक जगह रीड किया और सारी चीज याद हो गई आपको, है ना। आप जब तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके कॉन्टेक्चुअली चीजों को नहीं देखते, और लाइव आंसर राइटिंग और राइट स्मार्ट में दिमाग में फिट होती जाएंगी चीजें, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, लाइक इवन यस्टरडे वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज मिक्स फार्मिंग सिस्टम, इस पे यूपीएससी 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हियर यू कैन राइट कि एज स्वामीनाथन सेज कि सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इंडिया में है, इट शुड फोकस ऑन वायबिलिटी ऑफ फार्मिंग, वायबिलिटी मतलब रिम्यूनरेटिव रहे फार्मर के लिए, एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब क्लाइमेट फ्रेंडली हो। तो इन ऑर्डर टू अचीव दिस डुअल गोल विच स्वामीनाथन हैज सेड इन सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कि वायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड। समझ में आया? तो ये कॉन्टेक्चुअल कंक्लूजन है ना। ये करते करते सीखते रहेंगे, आपको याद होते रहेंगे। दिस इज जस्ट फॉर द ब्रॉडर आइडिया। फिर इसके बाद कुछ जनरल कंक्लूजन है, मतलब जो कि कुछ टेम्पलेट आप पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। दीज आर लाइक कि हाँ कुछ नहीं क्लिक कर रहा तो आपने ये ड्रॉप कर दिया, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना। कि कोई क्वेश्चन आया लेट्स से वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, तो आपने रेलेवेंट एसडीजी कोट कर दिया कंक्लूजन में, है ना। ऐसे ही डीपीएसपी हो सकता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेट्स से कि कोई लेट्स से इनइक्वालिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, तो आपने कंक्लूजन में आर्टिकल नंबर 39 ऑफ डीपीएसपी कोट कर दिया। ऐसे ही अलग अलग टेम्पलेट बनते जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, डन। अब ऐसे ही और भी टेम्पलेट हो सकते हैं, यू कैन गो थ्रू दिस पीडीएफ वंस, कि गांधी जी को कोट कर दो, है ना, नेहरू को कोट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मेंस एग्जामिनेशन में करता था, लेट्स से अगर लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो कंक्लूजन में यू कैन कोट दिस थिंग। जो भी क्वेश्चन होगा वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करने से रिलेटेड होगा। यू कैन कोट दिस थिंग इन क्वेश्चन, इन कंक्लूजन, कि इफ वी वांट टू मेक राम राज्य ऑफ गांधी जी अ रियलिटी, प्रमोशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो इस टाइप के आप टेम्पलेट धीरे धीरे बिल्टअप होते जाते हैं, ठीक है ना। चलो डन। ऐसे कुछ टेम्पलेट आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर कोई भी रिफॉर्म की बात चल रही है, इन दी कंक्लूजन यू कैन राइट दिस थिंग, अगर फार्मर का इनकम डबल करना है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो हम आईआर की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, कुछ टेम्पलेट बनते जाते हैं, आपके खुद के बनेंगे थिंकिंग पैटर्न ये, है ना। कि आईआर में आप लिखोगे कि अगर इंडिया को मेजर पावर बनना है तो ये रिफॉर्म लाना पड़ेगा। मोस्टली जो भी आईआर के क्वेश्चन आएंगे वो इंडिया सेंट्रिक होंगे, ठीक है ना। मान लो इकोनॉमी की बात करते हैं, कोई इकोनॉमी पे क्वेश्चन आता है, तो इकोनॉमी में हमारा ब्रॉडर गोल क्या है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। तो यू विल राइट दिस टेम्पलेट कि इफ इंडिया वांट टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देन वी नीड टू एक्सपेडाइट द लेबर रिफॉर्म्स। जिस भी थीम पे क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आया? वे फॉरवर्ड is actually a detailed conclusion. Usually conclusion is just 2 to 3 line, and way forward is generally 5 to 6 line, or maybe half page, or maybe 1 page, depend upon the question. तो way forward actually है तो एक बड़ा conclusion। अब ये कहां पे आप यूज करेंगे और कहां पे नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, एक ब्रॉडर आइडिया देता हूं, फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझ आएगा। ब्रॉडर आइडिया ये है, लेट्स से मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया जो अभी ऊपर दिया था, एक्सप्लेन या एसेस द रीजन फॉर एयर पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड सम सॉल्यूशन फॉर द एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन, रीजन एंड सॉल्यूशन। if this is the 10 marker, if this is the 10 marker, तो यहां पे वे फॉरवर्ड आधे पेज का आप लिख ही नहीं सकते, यहां पे वे फॉरवर्ड का स्कोप ही नहीं दिखेगा।
है ना, क्योंकि यहाँ पे 10 मार्कर है, 2 पेज यूपीएससी देगा, 1 पेज इसमें चला जाएगा, 1 पेज इसमें चला जाएगा, तो वे फॉरवर्ड का यहाँ पे स्कोप ही नहीं आपको दिखेगा। यू विल राइट कंक्लूजन हेयर, जो कि 2-3 लाइन का होगा। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। बट अगर ये 15 मार्कर होता, इफ दिस वुड हैव बीन अ 15 मार्कर, तो आपके पास 3 पेजेस होते, है ना, आप 3 पेजेस में रीजन सॉल्यूशन, आपके पॉइंट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, देन यू कैन राइट हाफ पेज वे फॉरवर्ड। समझ में आया? तो वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन क्वेश्चन पे डिपेंडेंट करता है, कितना स्पेस अवेलेबल है, कितना टाइम अवेलेबल है ना। एक और वेरिएबल यहां पे हो सकता है, लेट्स से इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है impact of air pollution, reason of air pollution and impact. Let's say this is the question कि reason and impact. Way forward is mostly solutions. उमेर मोस्टली वे फॉरवर्ड में हम सॉल्यूशंस ही लिख रहे होते हैं, है ना, इसी बात पे आ रहा था मैं। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रीजन फॉर एयर पॉल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, है ना, अगर ये 10 मार्कर है, if this is the 10 marker, then here in this question way forward you can write, आधे पेज का मत लिखो, हाफ पेज का मत लिखो, बट ट्राई टू राइट वे फॉरवर्ड, जैसे भी पॉइंटर टाइप का आप लिख सकते हैं। क्यों? व्हाई? बिकॉज इन दिस क्वेश्चन द लॉजिकल डायमेंशन, वन ऑफ द लॉजिकल डायमेंशन इज सॉल्यूशन फॉर इट, इजंट इट? भाई उसने एयर पॉल्यूशन का रीजन पूछ लिया, इंपैक्ट पूछ लिया, तो क्वेश्चन अधूरा रह गया, है ना। तो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए यू कैन राइट द वे फॉरवर्ड, इन वे फॉरवर्ड यू कैन राइट द सॉल्यूशंस, इजंट इट? समझ में आ रहा है? और अगर मान लो ये 15 मार्कर होता तो डिटेल सॉल्यूशन लिखोगे लिखोगे, तो डिटेल वे फॉरवर्ड होगा ही होगा। लिसन टू दिस थिंग, जब पहली बार कार ड्राइविंग सीखने गए थे, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू वर ट्राइंग टू लर्न द कार ड्राइविंग, थोड़ा मुश्किल नहीं लग रही थी चीजें? जब जो आपका टीचर था या मेंटर था, जो कोच था, जब वो आपको बताता है भाई ये देखो ये इंडिकेटर है, ये लाइट है, यहां से स्टेयरिंग घूमता है, दिस इज लाइक क्लच, दिस इज लाइक एक्सेलरेटर, दिस इज लाइक ब्रेक, ठीक है ना, ये गियर है, ठीक है ना, ये रियर व्यू मिरर है, ये साइड मिरर है, आपको इतनी सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। पहले दिन को याद करना, क्या पहली बार ऐसा नहीं लग रहा था कि यार हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल सो मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली, कि एक साथ इतनी सारी चीजों का कैसे ध्यान रखेंगे? आई एम श्योर पहली बार आप, याद होगा आपको, जब आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होंगे, व्हेन वी चेंज द गियर, तो स्टेयरिंग हमेशा छूट जाता है ना। डज इट हैपन विद यू? आई एम श्योर हुआ ही होगा आपके साथ भी, कि जब आप गियर चेंज कर रहे होते हैं तो आपको फोकस गियर पे चला जाता है और गाड़ी टेढ़ी हो जाती है ना। फिर जो आपका टीचर या कोच होता है वो स्टेयरिंग पकड़ के सीधा करता है। इट हैपन विद यू? इंडिकेटर देना आप भूल जाओगे, पीछे देखना भूल जाओगे, पीछे देख रहोगे तो आगे नहीं देखोगे। इट हैपन इन द स्टार्टिंग, राइट, है ना। लेकिन एक बात बताओ, अब अगर आपने, इफ यू हैव लर्न द कार ड्राइविंग, अब आप कैसे चलाते हो? अब आप कैसे चलाते हो, स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं? अब ये जितने भी वेरिएबल हैं, चाहे ब्रेक हो, एक्सीलरेटर हो, क्लच हो, इंडिकेटर हो, रियर व्यू मिरर हो, बैक व्यू मिरर हो, एनीथिंग, ऑलमोस्ट विद हाफ कॉन्शियसनेस यू आर एबल टू डू दैट। आप ये सब भी कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो मैनेज हो रहा है, अब आपको आ गया है। इसके साथ साथ आप एफएम पे अपना बेस्ट चैनल भी लगा रहे हो, फेवरेट सॉन्ग भी सर्च कर रहे हो लगातार, कि कोई बढ़िया सा सॉन्ग मिल जाए और गाड़ी इंजॉय करो ड्राइविंग, एंड साइमल्टेनियसली कोई वीडियो कॉल या फिर कोई कॉल आ गया तो वो भी सुन रहे हो। इट हैपेंस और नॉट? देखिए ह्यूमन बिहेवियर, है ना, दिस इज व्हाट आई बिलीव, इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, है ना, राइट? इट हैपन, और बहुत स्मूथली यू आर एबल टू मैनेज एज वेल, है ना। फोन पे बात तो बहुत लोग कर रहे हैं, यू कैन से कि आई एम सेइंग कि आप लॉ ब्रेक करते हैं, सभी लोग फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ड्राइविंग करते हुए, ठीक है। अब टेल मी दिस थिंग, हाउ दिस प्रोसेस हैज हैपेंड फ्रॉम डे 1 टू दिस स्टेट, कैसे हुआ ये प्रोसेस? अगर पहले दिन, अब लेट्स से कि आपको किसी को गाड़ी सिखाना है, नाउ इफ यू वांट टू टीच समबडी कार ड्राइविंग, और अगर वो लेट्स से कि वो बार बार इस तरीके की चीज पूछ रहा है कि क्लच दबाऊं ना दबाऊं, है ना, ये हैंडल कैसे होगा, इंडिकेटर दूं या ना दूं, यू विल से टू दैट पर्सन कि जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, इट विल टेक सम टाइम, इट्स अ न्यू स्किल, यू विल लर्न इट विद टाइम, इजंट इट? यही बोलोगे आप?
अगर वो आपको पहली क्लास के बाद ये बोलता है ये सब मैं कैसे हैंडल करूंगा एक साथ, ये कैसे होगा, है ना, मैं जब ऊपर का मिरर देख रहा हूं तो पीछे कैसे देखूंगा, जब मैं एफएम चला रहा हूं तो रोड कैसे देखूंगा, तो आप उसे क्या बोलोगे कि यार स्किल है, सीख जाओगे, फोकस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, यू विल लर्न। ठीक है, तो 80% ऑफ योर क्वेरी इन आंसर राइटिंग विच इज गोइंग टू कम इन द इनिशियल फेज ऑफ द आंसर राइटिंग, दिस विल बी माई आंसर। अंडरस्टूड? तो यही पर्सपेक्टिव मैं चाहूंगा कि आप आंसर राइटिंग के लिए भी रखें। इट इज एन स्किल, स्किल है बस वो, है ना, यू लर्न द स्किल बाय प्रैक्टिसिंग। अभी मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, मल्टी डायमेंशनल, अंडरलाइनिंग। अभी आपको लग रहा होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल सो मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली, है ना, जस्ट लाइक अ कार ड्राइविंग। बट इफ यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, अगर आप करते रहोगे प्रैक्टिस, फोकस करते रहोगे इंप्रूवमेंट पे, तो इवेंचुअली यू विल रीच देयर इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ। ठीक है, समझ में आया? तो जब भी स्ट्रगल करो आंसर राइटिंग में, ये एग्जांपल याद कर लेना। ठीक है, चलो अब लास्ट पार्ट क्या है यहां पे, मैंने ऊपर आपको बोला था सर्टेन वैल्यू एडिशन ट्रिक्स, है ना, टू इंप्रेस द एग्जामिनर। वो वैल्यू एडिशन ट्रिक्स क्या हो सकती हैं? एक तो मैप्स, 3-4 चीजें यहां पे एक्सप्लेन की हुई हैं। एक तो मैप आप यूज कर सकते हैं, है ना, लाइक इंडिया का मैप यू कैन ड्रॉ, वर्ल्ड का मैप यू कैन ड्रॉ, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया का मैप आप यूज कर पाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल GS1 में इंडिया का मैप काफी यूज होता है, IR में वर्ल्ड मैप आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ केस स्टडी, है ना, लाइक जैसे आपने इकोनॉमिक सर्वे अगर रीड किया हो, इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा हो कि बीच बीच में टॉपिक में इन अ बॉक्स दे मेंशन अ ब्रीफ केस स्टडी। लाइक फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन का चैप्टर है, तो दे आर एक्सप्लेनिंग कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से दिल्ली मेरठ कॉरिडोर बन रहा है, जस्ट लाइक अ स्मॉल केस स्टडी। ठीक है ना, तो ऐसे केस स्टडी आप डाल सकते हैं अपने आंसर में। कुछ केस स्टडी हम आपको मॉडल आंसर में भी देते रहेंगे, कंटेंट में भी दिया हुआ है ना, जैसे कुछ एग्जांपल यहां भी दिए हुए हैं। फिर अगेन आंसर्स में कुछ कोट्स, कुछ स्कॉलर्स, कुछ आई कैचिंग कॉन्सेप्ट यू कैन यूटिलाइज, वो भी हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, वन ऑफ द कॉमन फ्रेज यूज्ड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट is actually given by Bipin Chandra. Like Bipin Chandra in his book, he said that Indian national movement is one of the most spectacular mass movement of the world, the warmth of which is still felt today. बहुत पॉपुलर कोट है ये बिपिन चंद्रा का, है ना। तो इस टाइप के कोट, इस टाइप के फ्रेज आप अपने आंसर में ड्रॉप करने हैं, है ना, उससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वरुण गांधी की बुक है रूरल मैनिफेस्टो, है ना, उसके अंदर वरुण गांधी बोलते हैं कि एग्रेरियन क्राइसिस, ही राइट्स लॉट ऑन द एग्रीकल्चर क्राइसिस, कि अग्रेरियन क्राइसिस इन इंडिया विल बी सॉल्व्ड वंस फार्मर विल वोट एज अ फार्मर, नॉट एज हिंदू और मुस्लिम। तो दिस कोट यू कैन यूटिलाइज इन योर आंसर। समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे ये रिपोजिटरी आपको डेवलप करनी है। दिस इज द गेम ऑफ मेंस एग्जाम। अब अगेन प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग कहते हैं सर एक जगह लिख ही दे दो कहीं, अरे इस तरीके से होता तो फिर ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती? ये रेयर है ना, क्यों? क्योंकि ये एक जगह इकट्ठा करके कभी आप यूज ही नहीं कर पाओगे। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आपके दिमाग में कॉन्टेक्चुअली चीजें फिट होती हैं।